बात करते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में। तो मैक्सवेल के बारे में जानते हो? क्रिकेट वाला नहीं, साइंस वाला। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी अगर एक सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम में हमारे पास n टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज कर लो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं और सभी का एनर्जी सेम है। सॉरी सॉरी, एनर्जी डिफरेंट है। मतलब एनर्जी डिफरेंट का मतलब सभी क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये u1, ये U2 से, और ये सपोज कर लो आपका U3 से, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मतलब अदला बदला होगा, वो कब तक होगा? जब तक इन सारे मॉलिक्यूल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन का मतलब इनके मूव करने की जो गति है, स्पीड है, वो क्या जब तक सेम ना हो जाए तब तक ये क्या करेंगे, जब तक जब जब एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते रहेंगे। ठीक है, पहला बात क्लियर हुआ। कोई भी सिस्टम में n डिफरेंट टाइप के गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी भी है, तो वो अपना एनर्जी तब तक एक्सचेंज करेंगे जब तक उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो देखो ये हो गया पहला। या इसको दूसरे तरह से उन्होंने बोला कि हमारे पास n टाइप के अगर हमारे पास गैसेस हैं, ठीक है, और उन सभी का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन सेम है। पहले केस में सेम नहीं बनाया था, दूसरे केस में सेम बना दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये जो गैसेस है, अगर इनको एक मिक्सचर, इन सबको मिला के एक मिक्सचर बनाया जाए, तो उस मिक्सचर में जो भी गैसेस के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, वो क्या करेंगे, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पहले से ही उनका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन क्या है, बराबर है। ठीक है, तो देखो इसी बात को उन्होंने थ्योरेटिकली एक फॉर्मूले के रूप में दिया है। ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के नाम से। ठीक है, तो देखो एक सेकंड इसको रब करते तो कंटिन्यू करते हैं। सपोज करो हमारे पास 1 ग्राम मोल कोई एक गैस है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी 1 ग्राम के बराबर है। ठीक है, ये जो गैस आपने माना है, इसको जनरली क्या मोनोटॉमिक गैस माना जाता है। ठीक है, मोनोटॉमिक गैस का मतलब ऐसे गैसेस जो नेचर में अकेले एग्जिस्ट करते हैं, मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं होते। जैसे सिंपली नॉर्मल गैसेस मान लो, वो कभी कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो वो क्या कहे जाते हैं, मोनोटॉमिक गैसेस। ठीक है, तो उसी प्रकार का ये कोई एक गैस है। गैस कैसा, आइडियल गैस है, क्योंकि हम चैप्टर एक आइडियल गैस के ऊपर ही पढ़ते हैं। ठीक है, जिसका हमने 1 ग्राम मोल लिया है और जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी 1 ग्राम के बराबर है। ठीक है, और इसके अंदर n नंबर ऑफ क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, n किसके बराबर है, n आपका एवोगाड्रो नंबर Na के बराबर है, जिसका वैल्यू क्या होता है, 6.02 2 into 10 के पावर 23 के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, उन सबका मास, उन सबका नहीं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स का मास स्मॉल m के बराबर है। एक मॉलिक्यूल का मास स्मॉल m। ठीक है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या बोला मैक्सवेल ने, कि ये जो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन होता है, वो उन सब मॉलिक्यूल्स के एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डायरेक्टली क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, ये इस थ्योरी का, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का एक इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। वो क्या बोलता है कि जब तक आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करता रहेगा, ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू होता रहेगा। ठीक है, तो यहीं से अपने कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ यम वी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या मान रखा है कि अलग अलग मॉलिक्यूल का मास क्या है, स्मॉल यम है। ठीक है, और सब सपोज कर लो ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हमारे पास है इतने ज्यादा, इन सब का जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो सी बार के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, ये हमने प्रेशराइजेटेड बाय गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर वाले टॉपिक में पूरा क्लियर किया था। ठीक है, तो देखो फिर बात करते हैं, अगर हम क्या करें, ई के क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको क्या करें, इस फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको क्या लिखेंगे, हाफ यम सी बार का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको हटाओगे तो कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो क्या आ गया, हाफ यम सी बार का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा टी।
अब अगर क्या हो जाए कहीं से हमारे पास बीटा का वैल्यू आ जाए तो हमको एग्जैक्ट रिलेशन मिल जाएगा किसके बीच, टेम्परेचर के बीच और गैस के काइनेटिक एनर्जी मतलब कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन के बीच। ठीक है, तो क्या करते हैं बीटा के ऊपर काम करते हैं। तो देखो हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा हुआ है कि कोई भी 1 ग्राम गैस किसी भी कंटेनर के वॉल्स पे कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है। ठीक है, 1/3 यम एन बाई वी सी बार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो वहीं से अपना इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो कोई भी 1 ग्राम सपोज कर लो गैस ही है, वो कितना प्रेशर गेट करता है 1/3 यम एन बाई वी सी बार का स्क्वायर। यम क्या होता है, मास ऑफ वन पार्टिकल या वन मॉलिक्यूल बोल दो, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, सी क्या है, रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो सपोज कर लो इसको बना दो इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन में इसको बना दो इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में राइट साइड में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर क्या करो थोड़ा सा क्या बोलते हैं रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको रोक कर देते हैं, एक सेकेंड कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ से 2 और 3 को और यहाँ से n बाई बी को, इन सबको अलग कर दो। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 2/3 n बाई वी और क्या अंदर 1/2 यम सी स्क्वायर को अलग कर दो। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो इक्वेशन 1 में हमको इसका वैल्यू पता है, इसको हम बीटा टी के बराबर लिख सकते हैं। बीटा टी के बराबर लिखेंगे तभी ना बीटा का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो क्या करो इसको 2/3 n बाई वी इज इक्वल इनटू बीटा टी कर दो, कहां से, इक्वेशन 1 यूज करके। ठीक है, फिर क्या करो v को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो pv इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 n बाई, नहीं सिर्फ n ही बचेगा और बीटा t। ठीक है, तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन आप सबने पढ़ा हुआ है क्या, pv इज इक्वल टू nRT। n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो शुरू में ही हमने 1 ग्राम मोल ये गैस का अमाउंट लिया था, मतलब उसका मोल 1 फिक्स हो गया। तो यहाँ तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू 1 के बराबर हो गया। तो pv इक्वल टू RT हम यूज कर सकते हैं, तो यूज कर लो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर कोई 3 बना दो। ठीक है, तो यूज pv इक्वल टू RT इन इक्वेशन 3, तो हम क्या कर दो इसको RT बना दो। ठीक है, इससे t से t कैंसिल होगा, हमारे पास बीटा का वैल्यू आएगा। बीटा किसके बराबर होगा, 3/2 r बाई n के बराबर होगा इज इक्वल टू बीटा। तो देखो r क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, n क्या है, एवोगाड्रो नंबर, ये r बाई n क्या होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k के बराबर होता है। तो बीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3/2 k मिल जाएगा। k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या करो इस बीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, तो वहां से क्या मिलेगा हमको, हाफ हाफ एम सी स्क्वायर लिखो, चलो ई के लिखो सिंपली। ठीक है, ई के इज इक्वल टू बीटा का वैल्यू क्या है 3/2 के और यहाँ से टी। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल रिलेशन काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर का किसी भी गैस के एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन का उसके टेम्परेचर से रिलेशन। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, इसको नोट करो, कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, वहां पे टेम्परेचर आपका 0 केल्विन के बराबर होता है, मतलब 273 केल्विन के बराबर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, हमको एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास मास दिया हुआ है तो इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये लास्ट में दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ यम सी बार का स्क्वायर, मतलब क्या रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाफ मास कितना दिया है 5 ग्राम सी स्क्वायर। देखो जो आपका सी होता है मतलब रूट मीन वैल्यू वो किसके बराबर होता है 3RT अपान यम के। यम क्या क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 32 होता है। ठीक है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू जूल में, अगर आपको आंसर अपना जूल में चाहिए तो उसका वैल्यू क्या रखो 8.314 रखो। ठीक है, टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में ही रहेगा, क्योंकि क्या दिया है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर दिया है, तो टेम्परेचर तो 273 केल्विन ही हो गया। और क्या बचा, यम 3 बचा। देखो इसको क्या करना है, स्क्वायर करोगे तो रूट तो हट जाएगा। ठीक है, तो इनटू में 3
और नीचे क्या है मॉलिक्यूलर वेट, मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32, ठीक है। हम क्या करना है इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू नियरली किसके बराबर आएगा, एक सेकंड देखें। हाँ नियरली ये वैल्यू आपका 530 जूल के बराबर आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं, ठीक है, कर लेना। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट 273 केल्विन इज इतना जूल, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू एट 273 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे केल्विन है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो उससे पहले एक बात देखो, ठीक है। तो जो हमने ये रिलेशन बनाया था, ये कौन सा, पीवी इज इक्वल टू, एक सेकंड देखने दो क्या बनाया था, हाँ 2/3 एन बीटा टी बनाया था। फिर क्या किया था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से इसमें यूज किया था। देखो वो केस हमने बनाया था, उसमें हमने 1 ग्राम मोल मान लिया था, मतलब एन का वैल्यू 1 मान लिया था। तो वो तो एक पार्टिकुलर केस था, ठीक है। अगर हम कोई जनरल केस बनाए जिसमें नंबर ऑफ मोल को एन के ही बराबर रखने दो, ठीक है। तो देखो उस केस में आप क्या करोगे, पीवी की जगह एन आर टी यूज कर सकते हो। तो क्या करना, यहाँ पे एन आर टी लिखना। अब क्या करोगे, टी से टी काटोगे, बीटा का वैल्यू निकालोगे, तो बीटा किसके बराबर आएगा, 3/2। और क्या आपका एन आर तो ऊपर ही रहेगा, ये एन नीचे आ जाएगा, बड़ा वाला एन, ये क्या है अवोगाड्रो नंबर। तो ये मिलके क्या बनेंगे, कैपिटल के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इस टाइम पे जो आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन आएगा वो किसके बराबर आएगा, वो बीटा टी के बराबर था। तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन और क्या के, 3/2 तो आगे रहेगा, एन के टी के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल केस, ठीक है। जब क्या हो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन ना हो, ठीक है, तो वही पे गिवन ना हो या कोई अलग वैल्यू दिए हो, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमने 1 मोल मान लिया था, तो ये आ गया। एन का वैल्यू 1 मान लोगे तो ये हट जाएगा, 3/2 kT बचेगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या दिया है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट 273 केल्विन इज इतना, ठीक है। तो ई के का वैल्यू दिया है 3.4 इंटू 10 के पावर 3 जूल, और क्या टेम्परेचर दिया है, एक सेकंड नीचे वाला रफ कर दें, ठीक है, एक सेकंड रुको। तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो ई के इज इक्वल टू एन आर, सॉरी एन के टी होता है, ठीक है। तो देखो एन का वैल्यू 1 दिया है तो उसको छोड़ दो, तो ई के का वैल्यू कितना दिया है, 3.4 इंटू 10 के पावर 3 जूल दिया है। के का वैल्यू सपोज कर लो कुछ भी होगा, अभी हमको नहीं, के का वैल्यू कांस्टेंट होता है वो तो सबको मालूम होता है, ठीक है। कांस्टेंट कितना होता है अभी यूज मत करो, यूज करोगे तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो और टेम्परेचर कितना दिया है 273 केल्विन, ठीक है। ये क्या है, पहला केस बना दो इसको। और एक दूसरा केस क्या बोल रहा है, कि आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन बताओ जब आपका टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे केल्विन में करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, 3/2 आगे भी रहेगा, ठीक है। 3/2 यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल तो 1 ही रहेगा, के और टेम्परेचर क्या 273 तो रहेगा, लेकिन इंटू में 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो, इसको 2 बार ऐड करना है तो कर दो, नहीं तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। उससे फायदा ये होगा कि ये जो आपका वैल्यू है ये वाला, ये कहाँ पर है, यहाँ पे इतना मिल रहा है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3.4 इंटू 10 के पावर 3 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, मतलब क्या 6.8 इंटू 10 के पावर 3 जूल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यार ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्व करके कर सकते हो कि यहाँ पे केल्विन में, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में है, डबल टेम्परेचर हुआ तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन देख देते हैं, आप उनको सॉल्व करना, ठीक है। अब तक हमने बात किया एवरेज काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से रिलेशन, ठीक है। लेकिन जब आपसे सिर्फ पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से रिलेशन बताओ, तो उसके लिए आप सेम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो जब आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछे, काइनेटिक एनर्जी जिसको सिंपली हम ई से डिनोट करते हैं, वो आपका 3/2 एन आर टी के बराबर होता है। आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। वो क्या बोलता है कि कोई भी अगर 1 मोल है, देखो उस केस में 1 ग्राम लिया था, यहाँ पे 1 मोल लेके चलते हैं, ठीक है। कि सिचुएशन तो वही रहेगा कि प्रेशर तो उतना ही लगाएगा, ठीक है, जितना उसके अंदर पावर रहेगा, मतलब वहां पे 1 ग्राम था, यहाँ पे 1 मोल था।
और इसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। n मतलब क्या, एवोगाड्रो नंबर, और क्या, सभी मॉलिक्यूल्स का मास स्मॉल m के बराबर है। ठीक है, तो प्रेशर किसके बराबर होता था, 1/3 m इंटू n बाई v c बार का स्क्वायर, और ये भी मान लेना कि सभी मॉलिक्यूल्स का रूट मीन स्क्वायर इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, राइट में दोनों साइड ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखो 2/3 और क्या आपका बाई n बाई v को अलग कर दो। ठीक है, सॉरी n को भी नहीं, सिर्फ 2/3 v को अलग करो। ठीक है, और क्या, ये जो हमारे पास ये क्या है, बचता है 1/2, यहाँ से 1 यहाँ से 2 m n c बार का स्क्वायर, मतलब क्या, रूट मीन स्क्वायर, इसको अलग कर दो। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस का वैल्यू पता है। क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल of any gas is equal to 1/2 m n c बार, मतलब रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या चल रहा है, p इज इक्वल टू चल रहा है, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 v, और देखो ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी को सिंपली हमने E से डिनोट किया। ठीक है, अब क्या करो, v को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो pv इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू में E हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, pv इज इक्वल टू nRT। तो अब pv की जगह क्या यूज कर सकते हो, nRT यूज कर सकते हो, तो nRT इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। अब यहाँ से E मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो क्या आएगा, nRT इंटू 3/2 आएगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको नोट करो, कुछ क्वेश्चन इस पे भी कर लिया जाए। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 300 केल्विन एज्यूमिंग इट टू बी एन आइडियल गैस। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT यूज करेंगे। ठीक है, 3/2 कितना नंबर ऑफ मोल्स दिया है, 2, r का वैल्यू 8.314, क्योंकि हमको आंसर जूल में चाहिए। ठीक है, और आपका टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन, तो 2 से 2 गया, 8 दूनी नहीं 8 त्रिक 24, यहाँ 72, तो ये नियरली आपका 72, लेकिन 3.1 है ना, तो नियरली ये 75,100 मान लेते हैं। ठीक है, इतने के आसपास में ये आंसर आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेना, इसी के आसपास के रेंज में आएगा। तो क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे डायरेक्टली बस लिख के सॉल्व करना है। ठीक है, आर का वैल्यू हमेशा 8.314 यूज कर लेना, और जो भी दिया हो डाटा उसको यूज करके सॉल्व कर लेना। ठीक है।